तो आपको बहुत 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएंगे अगर आपने पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन जुड़ गए। प्रियांशु सिंह रोहा, गुड इवनिंग सर। तृप्ति, गुड इवनिंग सर। सागर ओइला, हेलो सर, गुड इवनिंग। शिवानी, गुड इवनिंग। गरिमा मलिक, गुड इवनिंग सर। चलिए बेटा आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताएंगे, साथ में हर एक यूनिट वाइज ऑप्शनल क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 100/100 लेने हैं ना केमिस्ट्री में तो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन। ऑप्शनल अगर आपके सारे करेक्ट हो जाते हैं मतलब आप 100 के करीब पहुंच चुके हो। तो वहां पर जो ऑप्शनल का अहम रोल है, किस किस टाइप से ऑप्शनल पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको आज इस लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जो यूनिट हम करेंगे, सबसे पहले मैं आपको हर एक यूनिट से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। वो 5 क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे भी जो है अपडेट करके एग्जामिनर पूछ सकता है। सीबीएसई में थोड़ा सा घुमा करके पूछते हैं और एचबीएससी में डायरेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एनी 5 कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म भी मैंने बता रखा है, हालांकि ये डिस्कस करेंगे हम क्या क्या है, लेकिन फिलहाल मैं केवल 5 क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आप उन 5 क्वेश्चन को याद कर लेना। अब काफी सारे बोलेंगे सर टर्म तो आपने 12-13 लिखवा रखी है, आप हमें केवल 5 बता देते हो, तो उन 5 के भी नाम बता देता हूं मैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन, या यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की जगह मास फ्रैक्शन आ जाता है, वो चीजें सेम है। राजेश शर्मा, गुड इवनिंग सर जी। जतिन राजौरिया, गुड इवनिंग सर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, हर एक जैसे आपके 4 कोड आएंगे A, B, C और D, तो आपको कोड के अंदर इन 5 क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। ऑलमोस्ट 99%, देखिए 1% चांस तो हमेशा रहता है, 99 बोल रहा हूं मैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। solid in liquid को कौन कौन सी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तीसरा आपको करना है हेनरीज लॉ एंड रोयड्स लॉ, मतलब हेनरी लॉ में इसकी डेफिनेशन और इसकी जो एक एप्लीकेशन है स्कूबा डाइविंग, वो सारा करने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है भाई जिनको ये है कि हाँ 80 प्लस मेरे मार्क्स आ जाए, मोर देन इनफ है, मैं सेटिस्फाई हूँ। 100 प्लस वालों को तो मैंने पहले भी बता रखा है, हमारा सारा सिलेबस चला हुआ है, कंटिन्यू हम कर भी रहे हैं। साथ में क्या है, रोयड्स लॉ, लेकिन कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे बताएंगे जो आपको क्लास के अंदर नहीं बताए गए हैं, आज के लेक्चर के अंदर भी। रोयड्स लॉ के अंदर आप उसकी डेफिनेशन कर लीजिए, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के लिए कर लीजिए। फोर्थ होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव डेविएशन। और लास्ट हो जाता हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप 2 कर लीजिए, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, हालांकि ओस्मोटिक प्रेशर और जो एक बच गई है हमारी, कौन सी बच गई है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो पूछे जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। विक्की मलिक, गुड इवनिंग सर। ठीक है, तो ये हमारे 5 जो है आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये 5 आपको बहुत 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 अच्छे से आने चाहिए। हर एक यूनिट में आपको 5 बताए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट लाइव में नहीं देख पा रहा है तो बाद में देख करके कमेंट कर दे, ताकि पता चल जाए हाँ बच्चे ने वीडियो देख लिया। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के अंदर से ऑप्शनल क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। ऑप्शनल की जब भी बात आती है तो ऑप्शनल क्वेश्चन अटेम्प्ट वही स्टूडेंट कर पाता है जिसकी अंडरस्टैंडिंग जो सारे कंसेप्ट उसकी बहुत अच्छे से हो, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन यूनिक होते हैं, मोस्टली पूछे जा सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा विच ऑफ फॉलोइंग टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इनमें से कौन सी टर्म जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ऑप्शंस दे देगा आपको मोलैलिटी, बी दे देगा आपको नॉर्मेलिटी, सी दे देगा आपको मोलैरिटी और डी दे देगा आपको बोथ बी एंड सी। अब
गलती इन क्वेश्चंस में होते हैं। जो क्वेश्चन आपको आता है गलती आप वहीं पे करके आओगे। अब ज्यादातर बच्चे देखेंगे जो फॉलोइंग टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यहाँ पे वो है ना क्वेश्चन अब तक पढ़ते आए हैं इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी, तो वहां पे फट से टिक क्या करेंगे, मोलरिटी हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे उसने इंडिपेंडेंट नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा है, डिपेंडेंट पूछा है। जैसे अभी पिछला जो पेपर मैंने आपका लिया उसमें बच्चों की सिली मिस्टेक्स हैं जिस वजह से बच्चों के मार्क्स कटे हैं, मतलब वो टॉपिक उनको आता था लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस। तो फाइनल एग्जाम जब आप दोगे ना तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मुझे सब कुछ आता है। आपको पेपर को बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से एक एक बात को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तब उसका रिप्लाई करना है। तो आप में से कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, कि इनमें से कौन सी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट, आप ऑप्शन मैसेज कर दीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है आपके हिसाब से है कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो कौन सी टर्म है, आप बता दीजिए फटाफट जल्दी। आई थिंक इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने पहले ही लिख दिया है। आई थिंक पहले वाले का वेट कर रहे होंगे सभी कि पहले कौन रिप्लाई करेगा। ठीक है, वो थी ना एक कहानी कुछ ऐसी थी, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर देगा कौन, अब तक कोई नहीं आया है। इसका आंसर आसान सा है बेटा, HR 31 ने इसका ऑप्शन आंसर दिया है डी, तृप्ति ने डी, जतिन ने डी। शाबाश बेटा, वेरी गुड, सबका आंसर डी है क्योंकि नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम और मोलरिटी भी वॉल्यूम को इन्वॉल्व करती है, तो दोनों की दोनों जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। दूसरा इसके अपोजिट दे सकता है भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट की जगह क्या पूछ लेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पूछ लेगा। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ पर है, आपको दे देगा ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस, उसके अंदर क्या कांस्टेंट करना पड़ता है। तो ऑप्शंस दे देगा आपको प्रेशर, ऑप्शन बी दे देगा आपको कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी दे देगा आपको बोथ, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ऑस्मोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उस दौरान क्या कांस्टेंट करना पड़ता है उसको ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। ऑप्शंस आपके सामने, प्रेशर, कंसंट्रेशन, बोथ, नन ऑफ दीज। जल्दी तब तक मैं ऊपर वाला इरेज कर लेता हूं। थर्ड जो क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, आउट ऑफ फॉलोइंग या विच ऑफ फॉलोइंग हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किनमें से किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। प्रियांशु ए प्रेशर, जतिन बी कंसंट्रेशन, HR 31 ए, शिवानी ए, इसका ऑप्शन आएगा बी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यही चीजें हैं। देखने में क्या लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर उसने बोल दिया तो सीधी सी बात है भाई ऑस्मोटिक प्रेशर है तो प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए यूज किया जाता है। अब ऑस्मोसिस कब रुकता है, जब दोनों तरफ क्या हो, कंसंट्रेशन सेम हो, तो इसका बी ऑप्शन आएगा। थर्ड क्या, आउट ऑफ फॉलोइंग विच है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट का एक ऑर्डर बता देता हूँ। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई की वैल्यू के। अब आई आपको पता है आई क्या था, हमारा वेंट्स ऑफ फैक्टर, कितने नंबर ऑफ आयंस को ही दे रहा है वो उसकी आई की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके 0.1 मोलर NaCl, ऑप्शन बी है आपका 0.1 मोलर यूरिया, ऑप्शन सी है आपका 0.1 मोलर CaCl2 और ऑप्शन डी है आपका 0.1 मोलर AlCl3। तो आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। सबसे ज्यादा की बजाय वो ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें इनको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, या इनको अरेंज कीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहां पर आपको बताना क्या है, इनमें से सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, अब तक आंसर आया नहीं है। आउट ऑफ फॉलोइंग विच हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से
सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा ये आपको बताना है भाई। अब तक आंसर नहीं आया पहले वाले का, थर्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं आया अब तक, जल्दी कमेंट कीजिए बेटा। सागर ओइला ने आंसर दिया सबसे पहले सी। ओके, बाकी का देखते हैं क्या आता है। मैंने बोला जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आने वाले गलत करोगे आप, ये गारंटीड है, और अब भी कर रहे हो। सागर के बाद किसी का रिप्लाई नहीं आया, फटाफट से कीजिए, तब तक मैं इसके ऑप्शन से लिख देता हूं। ए बी सी डी, सेम यही ऑप्शन है ऊपर वाले, ठीक है। सागर के बाद रिप्लाई कीजिए, कौन रिप्लाई करेगा। 4 ऑप्शनल हो गए हमारे, एक और ऑप्शनल आपको बताऊंगा, 5 ऑप्शनल हो जाएंगे और 5 सब्जेक्टिव हो जाएंगे हमारे। जतिन राजौरिया डी, और तृप्ति, रिमी, शिवानी, गरिमा, प्रियांशु, कहाँ गए भाई सभी, जल्दी जल्दी कमेंट करा करो बेटा। प्रियांशु सिंगरोहा डी, चलिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली होता है आई की वैल्यू के, एक रिलेशन भी होता है हमारा आई के बी एम होता है, वो रिलेशन आई की वैल्यू हम देखते हैं। गरिमा मलिक AlCl3, तृप्ति सी, शिवानी सी। इसका करेक्ट ऑप्शन अभी देखते हैं क्या है, मेरे को भी नहीं पता है क्या है, अभी देख के पता चलेगा। NaCl है भाई, किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, एक आयन ये है, एक आयन ये है, 2। यूरिया मैंने बता रखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, कुछ भी दे दे, वो सारे ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। CaCl2 किस में टूटेगा, CaCl2 Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो एक आयन तो कैल्शियम का आ गया इसके अंदर, और 2 आयन जो है Cl के आ गए, तो 1 + 2 आई की वैल्यू 3, तो इसकी आई की वैल्यू 2 थी, इसकी आई की वैल्यू 1 है, इसकी आई की वैल्यू 3 है। AlCl3 ये किस में टूटेगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, एक आयन ये है, 3 आयन ये है, तो टोटल कितने, 4 आना गए, आई की वैल्यू इसके लिए हो गई 4, ठीक है। तो एक जतिन ने ठीक बताया है, प्रियांशु ने उसका देख के बताया, कल से बताया है, इन 2 का ठीक है, बाकी सबका गलत है। सागर, जतिन, सागर, तृप्ति, गरिमा और शिवानी सबका गलत है। क्यों गलत है उसका रीजन आपको पता चल गया होगा। अगर अब भी किसी को कोई डाउट है एक बार कमेंट करके बताए बेटा, और अगर क्लियर है तो यस कीजिए, ओके कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4th, उसका आंसर आप मेरे को कीजिए फटाफट से कि 4th का आंसर क्या होगा। जतिन राजौरिया 4th का है बी, 4th का है बी, ओके। जतिन राजौरिया 4th का है बी, चलिए और बताइए फटाफट। जतिन के अलावा किसी का आंसर नहीं आया है, इतना टाइम मत लगाया करो। तो इसका आंसर ऊपर वाले का क्या होगा भाई, डी हो गया। अगर आपको बोल दे भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ कि सबसे कम किसका, उससे ज्यादा उससे ज्यादा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम किसका होगा, बी का, उससे ज्यादा ए का, उससे ज्यादा सी का, और सबसे ज्यादा डी का। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल देगा तो सबसे पहले डी, उसके बाद सी, फिर ए और फिर बी, डिक्रीजिंग में हो जाए। सागर ओइला बी, गरिमा मलिक बी। चलिए देखते हैं इसका क्या ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको क्लास में एक चीज बताई थी, मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो वो इनवर्स ऑर्डर होता है आई की वैल्यू का, लेकिन यहाँ पे मैंने मेल्टिंग पॉइंट पूछा ही नहीं, मैंने तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमने इनकी कंसंट्रेशन देखनी पड़ेगी, क्या आएगी, 0.1 है, कितने NaCl 2, तो ये कितना होगा, 0.2 मोलर हो गया। ये एक ही है 0.1, तो 0.1 मोलर है। ये 0.1 × 3 है, 0.3 मोलर है। ये 0.1 × 4 है, 0.4 मोलर है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट भी किसका होगा, 0.4 मोलर यानी 0.1 मोलर AlCl3 का। कारण क्या है, इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। हाँ, बी ऑप्शन होता अगर यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की बजाय क्या पूछा जाता आपसे, मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता कि सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा।
क्लियर है सबको? क्या क्लियर है बेटा? एक बार कमेंट करके फटाफट से मेरे को बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है यस कीजिए, ओके कीजिए। आई थिंक 4 ऑप्शन मैंने पूछे हैं, 4 में से सारे ठीक, किसी के भी नहीं मिले हैं। मतलब आप अभी तक आपकी तैयारी 100/100 की नहीं है, चाहे आप अपने मायने में कैसे ही बने रहें, तो और मेहनत करनी है। दिन आपके पास 10 ये हैं, इन 10 दिन में मैं आपको मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर वो बताऊंगा, ठीक है। टाइप कैसे होगी? तृप्ति यस सर, लकी लाठर, सागर ओइला क्लियर है, गरिमा मलिक यस सर। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 5th हम लेकर के आते हैं। इसका आंसर आप सभी मेरे हिसाब से दे पाओगे। 5th ऑप्शन है हमारा, इफ i इज लेस देन 1 देन ऑप्शन ए एसोसिएशन टेक्स प्लेस, बी डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, सी नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, और डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से जो है मेरे को कमेंट करके बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या आएगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। जब i की वैल्यू लेस देन 1 है तो उस टाइम पर क्या हुआ है? एसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है, नाइदर एसोसिएशन नो डिसोसिएशन है, या फिर नन ऑफ दीज है। जतिन का सबसे पहले आंसर आया है ए, सागर का भी आंसर आया है ए। जैसा कि मैंने बोला था ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है इसका रिप्लाई कर देंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ रीज़न क्या है। अब i की 3 वैल्यूज होती है, i इज इक्वल टू 1, i इज ग्रेटर देन 1, i इज ए लेस देन 1। अब i कैसे निकालते थे भाई? जो मास हमने थ्योरेटिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट किया, डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू सेम आ रही है, मतलब है थ्योरेटिकली जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली भी वही वैल्यू आई, तो i 1 आया, मतलब उस कंपाउंड के अंदर ना तो एसोसिएशन हुई और ना ही डिसोसिएशन हुई। उसके बाद i ग्रेटर देन 1, जैसे NaCl है भाई, ये जब टूटेगा तो किसमें टूटे? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर जो i की वैल्यू है वो क्या हुई है? ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है मतलब ये क्या हुआ है? टूटा ही तो है, तो डिसोसिएशन हुई है। लेस देन 1 है, i की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा मिलके कम बना दे तो i क्या आएगा? लेस देन 1। तो इस केस में क्या हुई है? हमारी एसोसिएशन हुई है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हमारा ए आंसर रहने वाला है। क्लियर है? यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो फटाफट कमेंट करके 5 क्वेश्चन जो ऑप्शनल मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की। हमने बात करी अभी कोई भी 5 कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कंसंट्रेशन टर्म होती क्या है। अब जो सॉल्यूशन है उसके अंदर 2 कंपोनेंट हमने पढ़े हैं भाई, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। सोल्यूट जो लेस क्वांटिटी के अंदर हो, सोलवेंट जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर हो। और जब हमें उस क्वांटिटी की अमाउंट का पता चल जाए कि कितने ग्राम सोल्यूट और कितने ग्राम सोलवेंट है, वो क्या कहलाती है? हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी। नाम से ही पता चला, इसको डिनोट करेंगे भी कैपिटल M से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम किस में लेते हैं? इन लीटर में। जैसे जब आपने गैस पेपर से भी काफी सारे न्यूमेरिकल किए होंगे तो आपको वॉल्यूम जो लीटर में मिला हुआ, तो उस टाइम पर आपको जो गुणा में 1000 बाई वॉल्यूम करते वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट है भाई। अगर सॉल्यूशन आपको ml में या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो ये आपको 1000 वाला फार्मूला लगाना है। अदरवाइज तो आपको सीधे मोल बनाने उसके और उसको डिवाइड कर देना जितना भी सॉल्यूशन लीटर में दिया है, ठीक है। तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स मिले होंगे। लेकिन अगर आपको मोल्स की बजाय जो सॉल्यूशन है वो लीटर की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में गिवन मिलता है, तो सेंटीमीटर क्यूब में बनाने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1000 से 1000 ऊपर आ जाता है। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में उसका मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर है? सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो ये क्या होगी? उसकी मोलैरिटी होगी। मोलैरिटी की लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज है, पूछ सकता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मोलैरिटी। इसकी मेजर डिसएडवांटेज यही है कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। दूसरा भाई मोलैरिटी के बाद क्या आता है?
मोलैलिटी, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो मोलैलिटी क्या होगा, यही सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन से डिनोट कर देता हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या आ जाता है, अमाउंट ऑफ सोलवेंट, किसके अंदर, केजी के अंदर। तो अगर न्यूमेरिकल में सोलवेंट दे रखा है केजी के अंदर, तो आप मोल निकालिए और उसको डिवाइड कर दीजिए केजी से, ठीक है, तो आपकी मोलैलिटी आ जाएगी। लेकिन मोलैलिटी जो है पूछ ली जाए और सोलवेंट आपको ग्राम में गिवन है, तो आपको किलोग्राम के ग्राम बनाने पड़ेंगे, तो इसको डिवाइड बाई 1000 करेंगे। एन क्या होता है हमारा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास। तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, W/m इंटू 1000 अपॉन में अमाउंट ऑफ ए सोलवेंट। लेकिन कंडीशन वो किसके अंदर होना चाहिए, ग्राम के अंदर। कई न्यूमेरिकल्स में क्या करेगा, आपको मोलैलिटी गिवन होगी और आपसे अमाउंट ऑफ सोल्यूट पूछ लेगा, यानी W पूछ लेगा, बोल दिया 0.1 मोलर है या मोलल है और वेट बताइए कितना होगा और मास इतना है, उसका 1000 बटे में इतने सॉल्यूशन के अंदर घोला गया है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है बेटा, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और डायरेक्टली का साइन हटाने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, kh का। kh हमारा हेनरी कांस्टेंट होता है। तो क्या कहता है, m क्या होता है हमारा, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड, ये क्या हमारा हेनरीज लॉ है। और kh क्या होगा हमारा, हेनरी कांस्टेंट। कई बार इसको मोल फ्रैक्शन की टर्म में पूछ लेता है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई ले लेंगे हम, तो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मास प्रेशर जो है, जो मास जो हम यहाँ पर चाई ए लिख लें, चाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, उल्टा लिख दिया अभी मैंने, कि जो मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके होंगे, प्रेशर के होंगे, ठीक है। उसके बाद हेनरी लॉ की जो वैसे तो 4 एप्लीकेशन हमारी, पहला इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, दूसरा इन एट हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन, तीसरा इन फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, और चौथा है स्कूबा डाइविंग। फोर्थ जो हमारी वो क्या है, स्कूबा डाइविंग। ये इंपॉर्टेंट है। स्कूबा डाइविंग से एक तो परसेंटेज याद होना बहुत जरूरी है, जैसे हीलियम 11.7% होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, ये परसेंटेज आपको याद होनी जरूरी है। और दूसरा एप्लीकेशन कई बार पूछ ली जाती है, ये भी पूछा जा सकता है कि स्कूबा डाइविंग के दौरान कौन सी डिजीज हो सकती है, बैंड्स, इसको डीकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। दूसरा क्या इसके अंदर है, रोयड्स लॉ। क्या कहता है रोयड्स लॉ, कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। क्या कहता है भाई, किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर हो किसके बराबर होगा, उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, उसके प्योर के वेपर प्रेशर से। तो इसी प्रकार से कोई कंपोनेंट बी है तो पी बी किसके बराबर हो जाए, चाहिए इंटू पी नोट बी। मान लीजिए ये सोलवेंट और ये सोल्यूट है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वेपर प्रेशर का, पी ए प्लस ए पी बी। भाई सीधी सी बात है, ये सोलवेंट है ये सोल्यूट है, सोलवेंट प्लस सोल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन। अब पी ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहिए पी नोट ए, पी बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहिए बी पी नोट बी, ठीक है। अब चाई बी हमने पढ़ा हुआ है या चाई ए हमने पढ़ा हुआ, क्या होता है 1 माइनस चाई बी। तो चाई ए की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 1 माइनस चाई बी पी नोट ए प्लस चाई बी पी नोट बी। पी नोट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी नोट ए माइनस चाई बी पी नोट ए प्लस चाई बी पी नोट ए बी। अब इसमें से चाई बी को कॉमन निकाल लेंगे हम, ठीक है, पी नोट ए कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस चाई बी फिर से रह गया। तो इस प्रकार से रिलेशन किसके लिए हो जाता है, रोयड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। किसके लिए आ जाता है ये, रोयड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। लास्ट वाला डेरिवेशन देख लीजिए। उसके बाद आपसे पूछ सकता है रोयड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या है भाई, जो सोल्यूट है उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया है, 0। भाई नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, जो वेपर में ना बदले। तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर 0 हो गया, तो पी एस हमारा किसके बराबर रह गया, पी ए के बराबर रह गया। पी एस को किसके बराबर पुट कर सकता हूँ, पी ए की क्या वैल्यू थी हमारी, चाहिए पी नोट ए, चाहिए पी नोट ए। अब प्रेशर की टर्म को एक साइड कर लीजिए, पी नोट ओ किस तरह लीजिए, पी एस अपॉन पी नोट ए बराबर है चाहिए। अब दोनों साइड को अगर मैं एक में से माइनस कर दूं, एक में से इसको माइनस कर दूं, एक में से इसको माइनस कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए बराबर है 1 माइनस का चाहिए। अब एलसीएम ले लीजिए पी नोट ए, तो क्या आ जाए पी नोट ए माइनस
पी एस अपॉन पी नोट ए, 1 माइनस चाई ए को क्या लिखता हूं मैं, चाई बी। तो ये क्या आ गया हमारा रॉयट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यहाँ पे पूछा जा सकता है पी नोट ए माइनस पी एस क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, ये पूरा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इससे आपकी एक प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आसानी से हो जाती है यहाँ से आपसे। चाहे भी क्या आपका, ये याद रखना बहुत जरूरी है, चाहे बी ही है जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। चाहे भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये याद रखना आपको। किसका मोल फ्रैक्शन है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो जहां पे भी वैल्यू पुट करेंगे N2/N1, तो N2 सोल्यूट के लिए है, N2 हमारा W2/M2। तो उस प्रकार से उसके एप्लीकेशन से हम कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व किया, हर एक एप्लीकेशन में इस रिलेशन का यूज करते हुए उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ न्यूमेरिकल, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद क्या आ गया, सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव डेविएशन। अब अगर बात की जाए भाई पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की, अभी हमने एक लॉ पढ़ा, रॉयट्स लॉ। क्या पढ़ा हमने, रॉयट्स लॉ। क्या था रॉयट्स लॉ, पी ए इज इक्वल टू चाई ए पी नोट ए। तो कोई भी वो सॉल्यूशन जो रॉयट्स लॉ को फॉलो करेगा, ओबे करेगा, वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। और जो फॉलो नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है भाई, आइडियल सॉल्यूशन क्या हो गए, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच ओबे रॉयट्स लॉ। याद रखेंगे किसको ओबे करेगा, रॉयट्स लॉ को, अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज अवर रॉयट्स लॉ। तो नॉन आइडियल क्या हुआ, यहाँ पे कट लगा देंगे ऐसे, विच डू नॉट ओबे रॉयट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद आइडियल क्या हुआ, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगी, और डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप, कोई एजियोट्रोप्स नहीं बनाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग क्यों 0 होगी भाई, क्योंकि जब दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिलाएंगे ना तो वॉल्यूम में चेंज आएगा ही नहीं। मतलब 10-10 को मिलाएंगे तो 20 आएगा, ना 19.95 ना 20.05। अगर 20.05 या 19.95 हो गया तो वो नॉन आइडियल में आ जाएगा, और 20.05 हुआ है तो वो पॉजिटिव डेविएशन है, और 19.95 हुआ तो नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वाला। जब आप पॉजिटिव डेविएशन की डेफिनेशन पढ़ते हो ना, तो वहां पे एक चीज लिखी जाती है, द इंटरेक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज ए लेस, और यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज ए मोर। ये क्या है, जबकि हम लिखते क्या, पी ए ग्रेटर देन क्या होता है, चाई ए पी नोट ए, और यहाँ पे पी ए क्या होता है, लेस देन चाई ए पी नोट ए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पर कि सर यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, 10 + 10 मिलके वॉल्यूम मान लिया 0, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन हुआ है, तो पी ए जो है ग्रेटर देन पी चाहिए पी नोट ए लिख रहे हैं, लेकिन इंटरेक्शन हम लेस लिख रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है भाई, इंटरेक्शन लेस है, उसका मतलब क्या है, पहले जो कंपोनेंट जुड़े हुए थे, जिस कैपेसिटी जिस इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ जुड़े हुए थे, अब वो वीक हो गया। अब फोर्स पहले के कंपैरिजन में वीक हो गया, तभी तो गैस क्या हुई या मॉलिक्यूल क्या हुए, एक दूसरे से दूर हुए, तभी तो वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जबकि यहाँ पे इंटरेक्शन कम होगी, मतलब इंटरेक्शन नहीं, सॉरी, नेगेटिव डेविएशन होगा, जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, जबकि यहाँ पे डेल्टा एच डेल्टा वी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो उसका रीजन यही है भाई, इंटरेक्शन लेस होने की वजह से एक्सपेंशन हुआ, और उस वजह से जो है क्या हुआ, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करा। तो ये पॉइंट एक बार स्पेशल मेरे को कमेंट करके बताओ, आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, जल्दी से फटाफट। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया है तो यस कीजिए, ओके कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी था, मेरे दिमाग में थी ये बात, किसी बच्चे ने इस साल पूछा नहीं मेरे से कि सर इंटरेक्शन लेस है तो वॉल्यूम पॉजिटिव कैसे हुआ, या फिर आप सभी इतने इंटेलिजेंट, आपको पहले से ये पता था। ठीक है, तृप्ति यस सर, ओके बेटा, तृप्ति को क्लियर हो गया भाई। बाकी अगर किसी और को कोई डाउट रह गया है, सागर यस सर, जतिन यस सर, प्रियांशु ओके सर। चलिए भाई, इसके बाद इनके ग्राफ भी कर लेना भाई, और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है अभी हमारा क्या,
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो क्या आ जाता है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या जाता है भाई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोला मैंने? विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, या फिर क्या बोल सकते हैं? विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स। ठीक है, तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन ए वेपर प्रेशर, दूसरी आप पढ़ते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी आप पढ़ते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, और नंबर 4 आप पढ़ते हो ओस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ते हो? नंबर 4 आप है ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले की अगर बात करें भाई, ये जो 3 प्रॉपर्टी है, पहली 3 ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आपको पहले वाली प्रॉपर्टी आ गई भी तो आपको अगली 2 प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। इसलिए पहले वाली प्रॉपर्टी को बहुत ही ध्यान से समझना आपको कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है या क्या होती है ये प्रॉपर्टी। उससे पहले आप सभी ने एक चीज देखी होगी भी कि आप कभी चाय बनाते हो या और कुछ बनाते हो, जब पानी उबल रहा होता है, जैसे आप उसके अंदर दूध डालते हो या चीनी डालते हो, उसका जो वेपर प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि जो चीनी है वो नॉन वोलेटाइल है। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि ये कोई भी वेसल है भी मान लिया, और यहां पर हमने ये कोई भी सोलवेंट ले रखा है, और नीचे से हम इसको लगातार क्या करने लग रहे हैं? हीट। तो यहां से क्या बन रही है अभी? उसकी लगातार वेपर्स बन रही हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। क्या ऐड किया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब सोल्यूट 2 तरह के होते हैं, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है? विच कन्वर्ट इनटू वेपर्स, जो भाप में बदल जाए, वेपर में बदल जाए, वो वोलेटाइल है। और जो वेपर में ना बदले वो क्या है? नॉन वोलेटाइल है। यानी एक बात लिख सकते हैं, नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर क्या होता है? 0। तो जिसका खुद का वेपर प्रेशर 0 है, वो जिसके साथ लगेगा उसको भी क्या करने की कोशिश करेगा? 0 करने की कोशिश करेगा। जैसे आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे क्लास में जो ना खुद पढ़ेंगे ना दूसरे को पढ़ने देंगे, या फिर एक वो कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे, है ना? तो यहाँ पर वही कहावत है। इसका नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर 0 है, तो ये कुछ सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, जिससे क्या होगा? पहले जितने सरफेस की वेपर्स बन रही थी, अब वो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो ये जो डिक्रीज है इसी को क्या बोला जाता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोला जाता है बेटा इसको? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड ए रिलेटिव लोअरिंग इन ए वेपर प्रेशर बिकॉज some of the surface of volatile solute is occupied by non-volatile surface, sorry, non-volatile solute which decreases the surface area. तो अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग क्लियर है तो एक बार बेटा यस कीजिए, ओके कीजिए। अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्लियर है, यस कीजिए, ओके कीजिए। तब तक मैं आपको वो बताता हूँ इसका प्रूफ। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी जैसे हमने रोयल्स लॉ पढ़ा था, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए किसके बराबर होता है? चाई बी के बराबर। ठीक है, पी नोट ए को उस तरह ले आऊं मैं, पी नोट ए माइनस पी एस किसके बराबर होगा? पी नोट ए चाई बी। अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं तो पी नोट ए माइनस पी एस क्या होगा? चाई बी। और पी नोट ए माइनस किया है चेंज इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको मैं चेंज इन डेल्टा पी मान लेता हूँ इज इक्वल टू चाई बी। अब चाई बी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको मैं नियरली इक्वल टू N2 बाई N1 कर लेता हूँ। तो डेल्टा पी किसके बराबर हो गया यहाँ पर? N2 बाई N1। तो ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, यस सर, ओके सर, ओके सर, यस सर। चलिए, तो ये इसका प्रूफ होगा। फिर इसके बाद भी एप्लीकेशन आ जाती है इसकी। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? सब की एप्लीकेशन रहेगी भी। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की यही एप्लीकेशन है। इट हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। किसमें हेल्प करता है भाई? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करने में। कैसे? पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए किसके बराबर है? N2 बाई N1। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब रोयल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किया
ये याद रखना हमने, ये क्या हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्या है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट। तो यहाँ पे जो N2 है ये किसके मोल हैं, सोल्यूट के मोल हैं, और ये N1 किसके मोल हैं, सोलवेंट के मोल हैं। तो N2 क्या होता है, वेट बाई मोलर मास। तो N2 की जगह क्या पुट करूंगा मैं, W2 बाई M2 इंटू, अब ये डिवाइड में N1 है, ऊपर पलट के आ जाएगा, ऊपर M1 और नीचे W1। तो ये जो M2 है किसी भी सोल्यूट का आप क्या निकाल सकते हो इस एप्लीकेशन के द्वारा, मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। ये चीजें आपको गिवन होगी एग्जाम के अंदर। M1 W1 W2 वेट गिवन होगा उस सोल्यूट का, सोलवेंट का वेट गिवन होगा, उसका जो अमाउंट है उसकी वो गिवन होगी, आपको M2 निकालना होगा। तो 3 यूनिट आपकी बस न्यूमेरिकल की, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2 न्यूमेरिकल आएंगे, एक कोई किसी भी 2 यूनिट से, वो जिसके पार हो गए भाई 100 पार है, ठीक है, 100 पार नहीं मतलब 100 है, 100 से पार तो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड क्या हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले तो एलिवेशन का मतलब समझो, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज। अब इन बॉइलिंग पॉइंट, अब पहले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, यानी बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। वैसे बकान खतरा पक की डेफिनेशन दे दिया रहा है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई बॉयल करने लग जाओ, उबलने लग जाओ, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है कि जब भी किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तब वो क्या हो जाता है, वेपर की फॉर्म में आ जाता है, यानी वो बॉयल करने लग जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड हुआ है यूज, एलिवेशन। स्टार्ट हम रिलेटिव लोअरिंग से ही करेंगे। अब रिलेटिव लोअरिंग क्या था, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज। अगर हमने इसको फिर से उबालना है, फिर से इंक्रीज करना है, तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। वो जो फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसी को क्या बोलते हैं हमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे उसी को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब क्या है, डिक्रीज, मतलब है जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर तो घट गया, लेकिन वो फ्रीज तो नहीं हुआ, वो जमा तो नहीं, तो उसको जमाने के लिए हमने टेम्परेचर को फर्दर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। वो जो फर्दर डिक्रीज है उसको क्या बोलेंगे हमें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इनके लिए ना एनसीईआरटी के अंदर एक ग्राफ बना हुआ है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट वाला ग्राफ पढ़ोगे ना, कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा आपको ऐसे। तो ये ग्राफ आपको आना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज ग्राफ आपको आना जरूरी है। और इनमें जो कुछ टर्म यूज होती है वो टर्म आपको आनी जरूरी है। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारा क्या होता है, डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, केबी इंटू एम, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। ये एम क्या होती है, हमारी मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर होती है, केबी इंटू मोलैलिटी क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट बटे में मोलर मास इंटू 1000 अपॉन में अमाउंट ऑफ सोलवेंट। ये रिलेशन हमारा यूज होता है, यहाँ से भी हम मोलर मास निकाल सकते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बी की जगह एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी की जगह एफ। तो यहां से आप ये दोनों प्रॉपर्टीज कर सकते हो। लास्ट वाली प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए भी, ओस्मोटिक प्रेशर, नाम से ही पता चल रहा है ओस्मोटिक प्रेशर, मतलब वो प्रेशर भाई जो किसको रोकने के लिए लगाएंगे, हम ओस्मोसिस को रोकने के लिए लगाएंगे। तो क्या डेफिनेशन होगी, द प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप ओस्मोसिस। अब ज्यादातर को भी ओस्मोसिस ही नहीं पता, डेफिनेशन तो बता देते हैं, टीचर्स भी बता देते हैं डेफिनेशन, स्टूडेंट्स भी बता देते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं ओस्मोसिस की, ओस्मोसिस के अंदर क्या होती है भाई, मूवमेंट होती है सोलवेंट पार्टिकल की फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन। आज तक आपने सारी चीजें क्या पढ़ी है भाई, मूवमेंट हमेशा कहां से कहां होती है, हायर से लोअर की तरफ होती है। ओस्मोसिस ऐसा एक प्रोसेस है जिसके अंदर मूवमेंट लोअर से हायर की तरफ होती है, लेकिन एक बात लिखी हुई है उसमें, किसकी मूवमेंट है, सोलवेंट पार्टिकल्स की। जैसे इसका एग्जांपल आपको याद है, आप सभी ने किया भी है, आपके घर पे भी आपकी मम्मी, चाची, ताई, बुआ, बाण, माँ, बेबे जो भी है, अगर कपड़े धोते होंगे तो आपने देखा थोड़ी देर कपड़े धोने के बाद ना उनके हाथ यहाँ से आगे से ना भूसे भूसे हो जा रहे हैं, पिचक जाती है उंगलियां। कारण क्या, बाहर पानी ज्यादा है, बॉडी में पानी कम है। तो जैसे सारा टाइम पानी में जब हाथ रहते हैं
तो ये जो हमारी स्किन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो ओनली सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही बाहर जाने देगी, बाकी को बाहर नहीं जाने देगी। तो पानी बॉडी के अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, कम से ज्यादा की तरफ। तो हमारे जो हाथ हो क्या हो जाते हैं, पिचक जाते हैं। तो ये क्या होता है, ओस्मोसिस। इसको रोकने के लिए जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे वो क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर। अब हमने पता है P डायरेक्टली होता है C और P डायरेक्टली होता है T। ये टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन होगा, दोनों को कंबाइन कर दें तो P डायरेक्टली C, T डायरेक्टली का साइन आने के लिए हम किसका यूज कर लें, कांस्टेंट का R हमारा होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। C क्या होता है हमारा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, N/V/RT। V को उस साइड ले जाओ तो PV = nRT। R हमारा कांस्टेंट है। अगर मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम को भी कांस्टेंट मान लूं तो P यानी ओस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली किसके हो गया, N के, यानी नंबर ऑफ मोल्स के। और जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है वो क्या होता है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको बुक में ऐसे भी मिल सकता है, पाई = ICRT। कई न्यूमेरिकल के अंदर क्या करेगा, आपको कंसंट्रेशन दे देगा, R दे देगा, T दे देगा और पाई पूछ लेगा। तो अगर आप उसका आंसर अकेला पाई = CRT से निकालते हो तो गलत आएगा। कब सही, तो कब आएगा, जब I की वैल्यू 1 हो, जो सोल्यूट आपको गिवन है, अगर वो डिसोसिएशन शो नहीं कर रहा तब तो आपका आंसर इस इक्वेशन से आ जाएगा। लेकिन सपोज करो उसने NaCl दे दिया तो उस केस में I की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, तो ये हमें पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर, अदरवाइज आपका जो न्यूमेरिकल हो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी इसकी एप्लीकेशन है, ये भी हेल्प करती है किसमें, इन कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। कैसे, अब PV = N क्या है, नंबर ऑफ मोल वेट ऑफ सोल्यूट बटे मोलर मास इंटू RT। मोलर मास निकालना है, इसको उस तरह ले जाओ तो M किसके बराबर होगा, W/PV/RT। तो यहाँ से आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद 3 तरह की सेल होती है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होती है, जो हमारा ब्लड है वो 0.9% NaCl होता है। मतलब हमारे अगर सेल्स को किसी भी 0.9% NaCl सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जाए तो ना श्रिंकिंग होगी ना स्वेलिंग होगी। लेकिन जिसकी सेम कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन को तो क्या बोल देंगे आप, आइसोटोनिक। लेकिन उससे कम वाली कंसंट्रेशन में डाल दिया तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और उससे ज्यादा वाली में डाल दिया तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब कम वाली में डाल दिया भाई, यानी जो सेल है वो 0.9% है और बाहर जो कंसंट्रेशन है वो 0.8 कर दी, मान लिया। हाइपोटोनिक क्या है, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी सेल से, तो उस केस में क्या है, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ ज्यादा, तो सोलवेंट पार्टिकल अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, यानी उस केस में क्या होगी, स्वेलिंग। ये ऑप्शनल में क्वेश्चन आ सकता है अभी कि अगर किसी भी सेल को प्लेस कर दिया जाए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, उसकी श्रिंकिंग होगी, स्वेलिंग होगी, वो एज इट इज रहेगी, या इनमें से कोई भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, उस सेल की क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर किसी सेल को किस में रख दिया जाए, हाइपोटोनिक में, यानी ये मान लिया 0.9% है, ये 1.0% है, तो सारा सोलवेंट ये लोअर है, ये हायर है, तो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, वो क्या होगा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और भी इसकी एप्लीकेशन है, सर बुक में I की वैल्यू 2.47 दे रखी है CaCl2 की, बट आपने 3 बताई थी। यस बेटा 3 ही रहेगी। वो जो वैल्यूज होती है ना, वो वैल्यूज अगर आपको देता है, अगर उसमें दे देना स्टेटमेंट में 2.47 है I की वैल्यू या डिसोसिएशन की वैल्यू, तो आपने यूज करनी है, अदरवाइज तो आपको इसी फार्मूला से निकालनी है। अब ऐसे तो भी लाखों वैल्यूज हो जाएंगी, लाखों कंपोनेंट है, आप किस किस को याद रखोगे। तो हमारा सिंपल सा फार्मूला है, हम उसको आयन में तोड़ के ही वैल्यू को याद करते हैं। तो इसलिए आप 2.47 की बजाय आंसर को किसके हिसाब से सोल्व करेंगे, I की वैल्यू से। क्लियर है? तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड, जो हिली एरियाज है भी उनके कार रेडिएटर के अंदर भी जो है हम इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद भाई एक होता हमारा एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। क्या होता है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, नाम से ही पता चले भाई, एबनॉर्मल मतलब जब किसी का मास मान लिया भाई एक्चुअल 60 है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट किया वो आया 58 या आया 62, तो ये क्या है उसका एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। मतलब जब किसी का जो मास है एक्चुअल में जो है उसके साथ मैच ना करे, कुछ डिफरेंट आए, उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास।
एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है सीबीएसई के अंदर, एचबीएससी में कम चांसेस हालांकि पूछ सकता है कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से अगर हमें मोलिकुलर मास निकालना हो किसी भी सॉल्यूट का, तो इन चारों में से बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है मोलिकुलर मास निकालने के लिए। तो फटाफट आप में से अगर कोई स्टूडेंट जानता है एक बार कमेंट करके बताए मेरे को फटाफट। जल्दी, कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उसमें से बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पता करने के लिए, जल्दी से बताएं। सागर रोहिला ने सबसे पहले आंसर किया है ऑस्मोटिक प्रेशर, जतिन ने भी ऑस्मोटिक प्रेशर, मल्ला शर्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, तृप्ति ऑस्मोटिक प्रेशर। रीजन बताएगा भाई कोई कि ऑस्मोटिक प्रेशर को ही क्यों यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, किसी और का क्यों यूज नहीं किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लकी लाठर, गरिमा मलिक, मनी प्लेज, सब का आंसर आ गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई रीजन देगा इसका क्या रीजन है, क्यों जो है ऐसा किया जाता है। प्रियांशु सिंह रोहा, लो भाई अपना शेर भी जा गया है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक क्वेश्चन आता है भाई वो अल्कोहल का और वाटर के साथ है जो एसोसिएशन होती है, तो कौन सी एसोसिएशन होती है, तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन वो शो करता है। कोई करेगा कमेंट रीजन। तो ये था हमारा पहला लेक्चर जिसके अंदर हमने सॉल्यूशन के अंदर से आने वाले मोस्टली क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग जो आ सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन रह जाता है, नहीं होता है, तो कल हम वो क्लास में ले लें स्मॉल वैल्यू को मेजर करने के लिए जो बाकी नहीं बता सकती। हाँ ये भी सही है। दूसरा, इसमें हम टेम्परेचर चेंज को नहीं देखते, बाकी में तो क्या है हमने टेम्परेचर को लेना पड़ता है, टेम्परेचर के साथ वैल्यू चेंज हो सकती है, हालांकि मास है फिर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए इसके लिए दो वैल्यूज जो दो बातें हैं वो आप इसके अंदर बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर का समापन करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और बेटा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। कोई कहीं पे भी पढ़ रहा हो इंडिया के अंदर, कोशिश कीजिए सभी के साथ ये वीडियो पहुंचे। हो सकता है किसी का भला हो जाए, कोई पास हो जाए बेचारा, या फिर कोई टॉपिक उसका ना क्लियर हो, कोई पॉइंट ना क्लियर हो, कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, वो क्लियर हो जाए। और आपका भी अगर कोई स्टूडेंट इसको बाद में देख रहा है भाई, तो वो अपना कमेंट नीचे लिख सकता है। अगर कोई चीज़ उसको समझ में ना आती है तो जल्दी से जल्दी उसको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए A+ जुड़ाना के साथ। थैंक यू।